हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने डायरेक्टली बताया कि आईआरसीटीसी पे बड़ा फैसला है ना, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो देखो, ये जो न्यूज़ मैंने कवर करा है आप लोगों के लिए, ये न्यूज़ कोई नया नहीं है, ये न्यूज़ पुराना है। तो इस न्यूज़ के ऊपर चलते हैं और ये पूरा कहानी क्या है और इसके इम्पैक्ट मुझे या फिर हम सबको बाद में क्या देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का जो पोर्टल है वो खोल लिया है। तो इकोनॉमिक टाइम्स के पोर्टल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टू रिड्यूस आईआरसीटीसी शेयर होल्डिंग विया ऑफर सेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको सबको पता है कि जो आईआरसीटीसी कंपनी है वो गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट का इसमें पूरा 100% का स्टेक था। लेकिन फिलहाल लास्ट ईयर आईआरसीटीसी का आईपीओ आया जो कि बहुत शानदार रहा, धमाकेदार रहा और लिस्टिंग डे पे ही उसने अपने पैसे अपने इन्वेस्टर्स के डबल कर दिए। तो भाई ये बहुत ही ताबड़तोड़ स्टॉक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो कुछ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कुछ डिक्रीमेंट मीन्स उसमें कुछ डाउन साइड देखने को जो मिला और उसके ऊपर न्यूज़ आया तो मार्केट में बहुत खबरा खबरी मच गई और मार्केट में एक पैनिक सा देखने को मिला। बट ये न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है, इस न्यूज़ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग को माल खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो रणनीति हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो सिनॉप्सिस है हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो भाई देख सकते हो कि पोर्टल में क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग इन आईआरसीटीसी थ्रू एन ऑफर सेल। ऑफकोर्स जिसका जिस प्रमोटर को अपने यू नो होल्डिंग को रिड्यूस करना होता है वो बहुत तरह की क्यूआईपीज लाती है, ओएफएस लाती है। तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से यू नो माल को इकट्ठा जो की थी सरकार ने उसको काटने जा रही है। और देखो इसके लिए जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस शुरू भी हो गया है। तो अभी मैं बता दूं कि 87 100 में से 87 के प्रोमोटिंग होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है और यही वो प्रोमोटर साढ़े 12% अपनी होल्डिंग को कम करने के चक्कर में है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और हम लोगों ने क्या करनी चाहिए, चलो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो बिडिंग का जो सारा खेल है ये हम लोगों को 11 सितंबर से देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही निर्णायक हो सकता है। तो एक बार मैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंपनी के वैल्यूएशन पे और कंपनी का कैप मार्केट कैप क्या है वो डिस्कस करता हूँ। देखो आज के दिन कंपनी लगभग लगभग फ्लैट हुई। अगर आप लोगों ने आईआरसीटीसी को कुछ दिन से नोटिस किया होगा तो आईआरसीटीसी ना ऊपर चढ़ रहा है ऐसे ना गिर रहा है, वो एक ही जगह पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे और फिर एक ही लेवल पे ही वो ट्रेड कर रहा है। मीन्स वो बॉक्स के बाहर आना नहीं चाह रहा है। 1300 से 1400 लेवल बेचारा घर बन चुका है जो कि उसी लेवल पे उसको रहने का मन भी कर रहा है। तो एनीवेज हम लोग कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो कंपनी मार्केट कैप कितनी है, 21,880 करोड़ की। तो भैया एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का डिविडेंड 1% से कम है जो कि ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू अभी तक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। इंडस्ट्री पी से प्राइम वैल्यूएशन पे है। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्या बात है जो इंडस्ट्री वैल्यूएशन से बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई देख सकते हो कि आप इसके बिजनेस को, इसका बिजनेस है मोनोपोली का। जो आईआरसीटीसी में जो ट्रेन्स में जो कैटरिंग का बिजनेस है, जो पानी रेल नीर है और जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टिकटिंग है सारा ये भाई साहब के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत में कोई भी नहीं घुस सकता, ये बात जान लो। तो भाई ये मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो जिस बिजनेस में मोनोपोली आ जाती है उस बिजनेस का जो रणनीति है उस वैल्यूएशन में हम लोगों को आग देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि कोविड के पहले अगर कोरोना वायरस नहीं आया था तो कंपनी भैया लगभग 2000 के लेवल को टक से टक मार के टच करके नीचे गिर गई थी। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ट्रेन चल नहीं रहे हैं, ट्रेन में तो भूत लौट रहे होंगे। एनीवेज तो ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन बैठे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स एज पर इकोनॉमी इसमें रैली नहीं आई है और सब इसी का वेट कर रहे हैं कि कैसे इसमें रैली आए एक बार अगर ट्रेन की खुलने की न्यूज़ आती है तो। बहरहाल आप देख सकते हो कि इंटरडे में आज 1365 और 1384 मीन्स लगभग लगभग 20 पॉइंट का ही अप डाउन हम लोग को देखने को मिला। और ये एक मिड कैप कंपनी है और ये मोनोपोली वाले बिजनेस है, इसका मतलब ये इसको एक प्लस पॉइंट देती है। अगर इसके अदर्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स को डिस्कस करें तो कुछ देखने में ऐसा है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम स्टेक है जो पहले 100% था। लेकिन जब लिस्टिंग होती है तो गवर्नमेंट को या फिर किसी भी कंपनी को अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको डिग्री करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स 12.5% के लगभग सेल आया था और उसी सेल में
पब्लिक को, इंस्टीट्यूशंस को, म्यूचुअल फंड्स को मिला था। तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का जो हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूअसली कम हो गया है पिछले 4 क्वार्टर से। ऑफ कोर्स वो लोग स्मार्ट मनी हैं, वो लोग अपने पैसे को बहुत अच्छे मैनेज करते हैं। सेम DIS FIS के साथ भी वही कहानी है, उन्होंने भी अपना प्रोमोटर होल्डिंग को आधा कर लिया है शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट से, हम लोगों को पता चल रहा है। और रही बात रिटेलर्स की, तो भैया इन लोगों को तो पता नहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पे FIS और DIS कम करते हैं अपने स्टेक, ये भाई साहब लोग बढ़ाते रहते हैं। तो एनीवेज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंश्योरेंस स्टेक भी इस कंपनी में अपना स्टेक को कम कर ली है। तो ऑफकोर्स देखो स्टॉक मार्केट में चलता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी होल्डिंग बढ़ जाती है तो कभी होल्डिंग कम हो जाती है। तो ऑफकोर्स वो लोग स्मार्ट मनी हैं, जिनको पहले से ही पता था कि इकोनॉमी में जो कोरोना वायरस आ गया है, ट्रैवलिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने पहले अपना माल काट लिया और सारा माल रिटेल भाई साहब लोग को चिपक गया। इसीलिए तो इसमें रैली नहीं आ रही है, वरना अगर FIS और DIS घुसते हैं तो इसमें रैली ही रैली होती है। तो एनीवेज तो क्या करना है, तो देखो कभी भी अगर प्रोमोटर अपने होल्डिंग को कम करते हैं तो ये एक बैड साइन होता है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मुकेश सर ने अपना होल्डिंग को बढ़ाया था, जो कि ये दर्शाता है कि पॉजिटिविटी है और कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, इसीलिए प्रोमोटर्स पहले से ही इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो भैया इसकी मजबूरी है प्रोमोटर होल्डिंग को कम करना है, बिकॉज एज पर सेबी अगर किसी भी कंपनी की लिस्टिंग होती है उसको 3 साल के अंदर, उसको 3 ईयर्स के अंदर अपना प्रोमोटर होल्डिंग 75% करना होता है। तो ऐसा मौका मिला है जहाँ पे आप लोग इस पे निवेशित रह सकते हैं। अगर आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है तो भाई आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये मोनोपोली वाला बिजनेस है और प्रोमोटर को जानबूझ के अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। हो सकता है कि उनको पैसे की ज़रूरत हो, और ये भी हो सकता है कि वो अपने क्राइटेरिया को 3 साल के अंदर 75% वाला क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए भी कम कर सकते हैं। तो एनीवेज हम लोगों को तो क्या करना है, हम लोगों को ऐसी कंपनी को गिरने का इंतज़ार करना है, और जैसे ही गिरता है तो हम लोगों ने लपक लेनी है। क्यों इसको लपकनी है उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल ट्रेंड मैंने खोल लिया है और कंपनी का ये रेवेन्यू है और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो ऑफकोर्स देखो प्रॉफिट में भैया एक डबल जंप दिखाई पड़ रही है और रेवेन्यू भी अप साइड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ मेकिंग भी है और प्रॉफिट मेकिंग भी है। तो और कंपनी का मोनोपोली भी है, कोई तीसरा उधर पे आके कोई पानी नहीं बेच सकता, ना ही कैटरिंग सर्विस दे सकता है। तो जो ये कंपनी को थोड़ा प्राइम वैल्यूएशन पे रखने पे हेल्प करती है। और रही बात इसकी, अगर आप नंबर्स में देखो तो नंबर्स भी कुछ अच्छे खासे खासी हैं। 2019 से देखो 2020 में टोटल रेवेन्यू रुपीज़ इन करोड़ में है, तो टोटल रेवेन्यू में हम लोग को जंप दिख रहा है। और जो नेट इनकम है वो तो भैया लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर 2020 तक डबल हो चुकी थी। तो कंपनी में बहुत अभी भी इमेंस ग्रोथ बाकी है। देखो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बियर्स। बियर्स को कभी भी कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा उसको डाउनग्रेड करने का ही सोचते हैं। और बुल्स को नेगेटिविटी में भी एक बुलिश सिग्नल दिखाई पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक में रहना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ग्रोथ अभी बाकी है। क्योंकि जो प्राइवेटेशन का जो बात हो रहा है, अगर IRCTC को अगर प्राइवेट ट्रेन चलाने का मौका भी मिलता है, जो कि वो रेस में भी है, तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू कैसे हो सकता है। हाल फिलहाल में ही कुछ ट्रेन जो प्राइवेट हो गई थी, जिसमें पूरा IRCTC कंट्रोल था और जिसका फेयर डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ओके, यही रीज़न था कि जो IRCTC को 600 से 1800 तक ले गया था। तो ऐसे बिजनेस को आपको छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसे बिजनेस पे निवेशित होना चाहिए। अब बात आ गई लेवल एंड टारगेट की, तो देखो लेवल एंड टारगेट अगर आपको ये स्टॉक 1200 के लगभग अगर ये आ जाता है और 1250, तो भैया ये इसका सही प्राइस है। आप इसमें अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर फर्स्ट जो स्टेप है आप डाल सकते हो। और अगर ये गिर के 1000 तक आता है, आई डोंट थिंक सो कि 1000 तक आएगा जब तक कोई भूचाल ना आ जाए। अगर आता है तो भाई आप इसमें एक लमसम अमाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो जिस लेवल पे है, अगर 1300 में पे मिलता है तो आप उसमें माल उठाना स्टार्ट कर सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका पीछे रीज़न क्या है, कभी भी OFS आता है तो प्रोमोटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, रिटेलर के उल्टा सोचते हैं। मैंने सेम चीज़ डीमार्ट में देखी थी, सेम चीज़ HDFC में देखी थी, जहाँ पे हम लोगों ने इंतज़ार किया था कि प्रोमोटर होल्डिंग कम होगा तो ऑफकोर्स मुझे कम में माल मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। प्रोमोटर्स के इन इशारे पे या फिर किसी के भी इशारे पे, आई डोंट नो कि क्या होता है, बट ऑपरेटर लोग ने इतना खरीदारी कर दिया कि उस प्राइस इतना अप हो गया जो कि उसके
इंतज़ार करते करते उसके 30 to 40% चढ़ गया था और हम लोगों को वो मौका ही नहीं मिला और हम लोगों को लास्ट में वेट करते करते कुछ मिला भी नहीं। तो इसीलिए होते हैं प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कभी भी अपना ओएफएस लाते हैं तो उसके पहले एक रैली क्रिएट की जाती है कि जो आपका माल अच्छे प्राइस में बिक जाए। यही सेम चीज़ हम लोग को रिलायंस में देखने को मिला और यही सेम चीज़ हम लोग को डीमार्ट में देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।